दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं कि क्या हमारा भारत देश एक गरीब देश है या फिर एक अमीर देश है, तो फिर आप लोग क्या जवाब देंगे? आप में से जो समझदार लोग होंगे वो लोग कहेंगे कि हमारा भारत देश ना तो पूरी तरीके से एक गरीब देश है और ना ही एक पूरी तरीके से अमीर देश कहा जा सकता है। लेकिन आखिर ऐसा है क्यों? दोस्तों, अगर हम अपने इकोनॉमी के नंबर्स को देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है। अगर आज के समय की बात करें तो फिर भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है, जिसने जापान को भी पिछले साल पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, आज एक तरफ तो भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है और दुनिया भर की न्यूज हेडलाइंस, चाहे वो नेशनल न्यूज हो या फिर इंटरनेशनल न्यूज हो, लगातार अपने अखबारों में कहती जाती है कि इंडिया की यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है लगातार चमकती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी के लिए महंगाई, जॉब प्रेशर और फाइनेंशियल स्ट्रेस देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर भारत की इकोनॉमी सच में ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर ये सारी दिक्कतें हमें देखने को क्यों मिलती हैं? दोस्तों, ये बात तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारा भारत आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है और आज के समय पर चौथी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था भी है। लेकिन आज के समय पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं जनता के बीच में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम पहले मुख्य सवाल के बारे में बात करें तो वो है, अगर हमारी इकोनॉमी इतनी ही अच्छी चल रही है तो फिर आम आदमी को उससे क्या फायदा हो रहा है। और दूसरे सवाल के बारे में बात करें जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, अगर भारत की जीडीपी बढ़ती जाएगी तो क्या लोग अमीर होते रहेंगे। और अगर तीसरे सवाल के बारे में बात करें तो क्या अगर हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो फिर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, और अगर स्टॉक मार्केट नीचे चला जाए तो क्या इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। और अगर चौथे सवाल के बारे में बात करें, अगर हमारे भारत की जीडीपी ग्रोथ इतनी ज्यादा अच्छी हो रही है तो फिर जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट होती, आजकल जॉब्स का इतना शॉर्टेज क्यों है। और पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में बात करें तो ये बात तो हम सब लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारा भारत आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है, लेकिन फिर भी एवरेज इंडियन की इनकम इतनी ज्यादा क्यों नहीं है। आखिर भारत की पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा कम क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है और जनता इस बात को जानने में रुचि रखती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं डिकोड विद समर्थ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं कुछ सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, और इन सारे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि जीडीपी आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, जीडीपी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सीधा सा मतलब होता है कि एक देश पूरे साल में कितनी ज्यादा कमाई कर रहा है। और अगर भारत की बात करें तो फिर भारत की जीडीपी आज 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर है, जो कि दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है। और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की माने तो फिर 6.5% से लेकर 7% तक का जीडीपी ग्रोथ रेट 2026 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब भारतीय होने के नाते ये सारी चीजें तो हमें सुनने में, देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा भारत इकोनॉमी में इतना अच्छा कर रहा है तो फिर एवरेज इंडियन की इनकम आखिर इतनी ज्यादा कम क्यों है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया कि जीडीपी का मतलब होता है कि एक देश पूरे साल में कितना पैसा कमा पा रहा है, और भारत की जीडीपी इस समय पर 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर है। इसका मतलब है कि हमारा भारत हर साल लगभग 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स कमा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि एवरेज इंडियन कितना कमा रहा है। दोस्तों, अगर आपको किसी देश की पर कैपिटा इनकम ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको करना है कि जो उस देश की जीडीपी है उसको उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है। यानी कि अगर हम अपने देश के केस में देखें तो हमें भारत की जीडीपी को भारत की कुल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है। जो नंबर हमें देखने को मिलेगा वो ही होगा एवरेज। तो दोस्तों, इस समय पर आप अपनी स्क्रीन पर कैलकुलेटर को देख रहे होंगे, और सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, हम अपने देश की पर कैपिटा इनकम को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें पर कैपिटा इनकम ज्ञात करने के लिए अपने देश की जीडीपी को अपने देश की कुल पॉपुलेशन से डिवाइड करना होगा। तो हमारे देश की जीडीपी का नंबर है इस समय पर 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। तो हम पहले लिख लेते हैं 4 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन में होते हैं दोस्तों 12 जीरो, तो पहले लगा लेते हैं 4, उसके बाद लिखते हैं 12 जीरो। अब ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है भारत की जीडीपी, यानी कि 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं अपने भारत की करंट पॉपुलेशन से। हमारे भारत की करंट पॉपुलेशन जो है वो है 146 करोड़। अब 146 हमने लिखा, करोड़ में होते हैं दोस्तों 7 जीरो, तो पहले लगा लेते हैं 7 जीरो। तो दोस्तों, ये हो गया डिवाइड। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने अपने देश की कुल जीडीपी को अपने देश की कुल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया।
और जो नंबर हमें देखने को मिलता है वो $2700 के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में एवरेज इंडियन $2700 ही कमा रहा है? दोस्तों, अगर हम लोग $2700 को अपने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखें तो फिर वो बनता है 2,43,603 रुपए। अब यहाँ पर सवाल ये है, क्या भारत में रहने वाला हर व्यक्ति 2,43,603 रुपए तक कमा पा रहा है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी हमारे भारत देश में कई सारे लोगों की इनकम 10,000 से लेकर 15,000 तक ही होती है या फिर उससे भी ज्यादा कम होती है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि एवरेज हमें इतना ज्यादा देखने को मिलता है जबकि आम भारतीय इतना ज्यादा नहीं कमा रहे? अब दोस्तों, इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि अगर हम भारत का उदाहरण लेंगे तो फिर ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और काफी कंफ्यूजिंग भी रहेगा। मान लीजिए कि एक छोटा सा देश है और वहां पर कुल पॉपुलेशन है केवल 5 लोगों की, और जो 5 लोग उस देश में रहते हैं वो हैं A, B, C, D और E। पहला वाला इंसान यानी कि A एक साल में $50,000 कमाता है, B एक साल में $20,000 कमाता है, जो C है वो एक साल में $15,000 कमाता है, और जो हमारा D है वो एक साल में $10,000 तक कमाता है, और जो हमारा E है वो एक साल में $5,000 कमाता है। और अगर इन सभी लोगों की वार्षिक इनकम को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, आपस में जोड़ दें, तो फिर वो बन जाती है $1,00,000। तो फिर यही है इस देश की GDP। अब ये तो हमें पता चल गया कि इस देश की GDP $1,00,000 पर ईयर है। अब बात करते हैं इस देश के पर कैपिटा इनकम पर, यानी कि हर इंसान इस देश में लगभग कितना कमा रहा है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हमें वही करना पड़ेगा, जो टोटल GDP है उसको हमें टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना होगा, यानी कि $1,00,000 को जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करना है। जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो मान लिया हमने 5 लोगों की, अगर हमने $1,00,000 को 5 लोगों से डिवाइड किया तो फिर एवरेज निकल कर आता है $20,000 पर पर्सन पर ईयर। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौर करो तो एवरेज हमारा $20,000 पर ईयर निकल कर आया है, लेकिन जो हमारे देश में 3 लोग हैं यानी कि C, D और E, वो केवल 15,000 या फिर 15,000 से कम कमा रहे हैं। तो आखिर ऐसा भी क्या कारण है कि $20,000 इतना ज्यादा एवरेज यहाँ पर निकल कर आया है? अब इसका सीधा सा कारण ये है कि हमारे देश में पूरी पॉपुलेशन 5 लोगों की है। अब इस पूरे देश में केवल A ही ऐसा व्यक्ति है जो $50,000 कमाता है हर साल। अब इसी के कारण जो है एवरेज ऊपर चला जाता है, खींच जाता है। अब इसी तरीके से हमारे भारत के साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे भारत की कुल GDP 4 ट्रिलियन के आसपास है, यानी कि हमारा देश एक साल में लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास कमाता है। और भारत की अगर करंट पॉपुलेशन की बात करें तो फिर वो 146 करोड़ या उससे भी ज्यादा है। अभी हमने एवरेज पर कैपिटा इनकम निकाली तो फिर वो भी $2700 के आसपास निकल कर आई। लेकिन ज्यादातर लोग आज भी भारत में 10,000 या फिर 15,000 या फिर उससे भी कम कमाते हैं, और भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कमाते हैं हर साल। इस वजह से ये एवरेज जो है बहुत ज्यादा ऊपर खिंच जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को अभी GDP और पर कैपिटा के बारे में बताया, और दोस्तों अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको शायद GDP और पर कैपिटा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि आखिर ये चीजें काम कैसे करती हैं। और इसके अलावा मैंने आप सभी लोगों को ये भी बताया कि एवरेज इतना ज्यादा निकल कर क्यों आता है जबकि सारे भारतीय इतना ज्यादा नहीं कमा रहे हर साल। और दोस्तों, इस चीज का कंक्लूजन ये निकलता है कि भले ही देश की GDP कितनी भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही हो और उसका ग्रोथ रेट दुनिया में द हाईएस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई इंसान वहां पर अच्छी लाइफ जी रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा भारत दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर आता है, और हमारा भारत जनसंख्या के मामले में भी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। अब हमारे भारत जैसे विशाल देश की विशाल आबादी की पूर्तियों के लिए हम लोगों को हर क्षेत्र में उन्नति करनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा तेज गति से हमारे देश में चल रही हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनीज के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी क्या होती है। दोस्तों, कंपनी एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका मोटिव केवल पैसा कमाना होता है। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, अगर इसको किसी डेफिनेशन में बांध दिया जाए तो सीधा सा कहने का मतलब है कंपनी एक ऐसा ग्रुप है जो केवल पैसा कमाने के मोटिव से ही फॉर्म होता है। अब स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। और शेयर क्या होता है दोस्तों, अब मैं आपको शेयर के बारे में बताता हूँ। तो शेयर कंपनी का ही छोटे से छोटा हिस्सा होता है, यानी कि अंश होता है। अब कंपनी अपने इन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को जनता को बेचती है, और जब कंपनी अपने शेयर्स को जनता में बेचती है तो फिर उसे पैसे की प्राप्ति होती है। जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है, और शेयर होल्डर अपने हिस्से के छोटे से मालिक बन जाते हैं, यानी कि वो कंपनी में अपने हिस्से के छोटे से मालिक बन जाते हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कि शेयर होल्डर को एक तरह से कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है अपने हिस्से की। अब ओनरशिप की वजह से जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं और डिविडेंड भी उन्हें मिलता है। और मान लीजिए अगर कंपनी भविष्य में अच्छा करती है और उनके शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो फिर उसका भी फायदा शेयर होल्डर्स को मिलता है। लेकिन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती कैसे है? अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 कंपनी है हमारे पास, पहली कंपनी A और दूसरी कंपनी B। जो कंपनी A है वो मान लीजिए प्रॉफिट में काफी अच्छा करती है और उसे काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, तो उस कंपनी
कंपनी के जो शेयर्स के प्राइस हैं वो अपने आप ऊपर हो जाएंगे, यानी कि महंगे हो जाएंगे, और उस कंपनी की डिमांड भी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी। और दोस्तों जो हमारी कंपनी बी है, मान लीजिए वो बिजनेस में उतना अच्छा नहीं कर पाती है और उसे प्रॉफिट नहीं होता है, तो फिर उसके जो शेयर्स के प्राइस हैं वो अपने आप डाउन हो जाएंगे और उसकी डिमांड भी घट जाएगी। लेकिन अगर कोई कंपनी मान लीजिए बिजनेस में अच्छा करती है और उसे काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है, तो उस कंपनी के मार्केट में जो शेयर्स के प्राइस हैं वो अपने आप ऊपर हो जाएंगे और उस कंपनी की डिमांड भी बढ़ जाएगी और जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी फायदा होगा। लेकिन दोस्तों अब ये स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है? अब जैसे हमारे क्रिकेट में स्कोरबोर्ड होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी टॉप कंपनीज का स्कोरबोर्ड होता है। मान लीजिए अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर ये बताता है कि कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन क्या ये इकोनॉमी है? दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट केवल कॉर्पोरेट सेक्टर को दिखाता है, पूरी इकोनॉमी से इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। और वैसे भी हमारे भारत में केवल 5 से 6% लोग ही ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं जॉब और एम्प्लॉयमेंट की। देखो ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं आज भी, और फॉर्मल सिक्योर जॉब्स काफी कम है। और जो हमारे देश में यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रही है। सीधी सी बात यह है कि ऑटोमेशन और कॉर्पोरेट एफिशिएंसी से प्रॉफिट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो हमारे देश में जॉब्स हैं जितनी क्रिएट होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही हैं, और इसी चीज को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। दूसरी चीज की अगर बात करें तो फिर वो है महंगाई। अब मैं आपको यहाँ पर महंगाई के बारे में भी बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर उतनी ज्यादा नीड नहीं है। अब देखो ये बात तो सबको पता है कि ज्यादा महंगाई किसी भी देश के लिए एक दुश्मन के बराबर है, पर इंडिया में ये प्रॉब्लम आज हमें देखने को नहीं मिलती। हमारे देश में केवल 0.7% के आसपास ही इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारे इंडिया के अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखें तो इन दोनों ही देशों के अंदर इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा हाई देखने को मिलता है, और जो यहाँ की लोकल जनता है वो इस चीज से स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है। और हमारे देश में तो इन्फ्लेशन रेट केवल 0.7% के आसपास ही है, और ये फायदा होता है दोस्तों एक बड़े देश होने का। अगर आपके देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है तो फिर आपके देश की पब्लिक को ऐसी कम से कम परेशानियों से जूझना नहीं पड़ता। तो ये बात तो हम इंडियंस के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। अब देखो हमारे देश की ताकत है कि हमारे पास लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है। दूसरी बात आईटी एंड सर्विसेज सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे देश में काफी ज्यादा कमजोर देखने को मिलती हैं, जैसे कि जॉब क्रिएशन उतना ना हो पाना, यूथ जो है हमारा वो अनएम्प्लॉयमेंट को झेल रहा है, और दूसरी बात कि लोगों की इनकम उतनी ज्यादा नहीं है। लोगों की इनकम में असमानता है, किसी किसी की इनकम तो बहुत ज्यादा है और किसी किसी की इनकम तो 10,000 या फिर उससे भी कम है। लेकिन दोस्तों हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि हमारा देश भारत दुनिया के हर सेक्टर में बहुत तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो जीडीपी हो या फिर डिफेंस हो या फिर और जितने भी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, सब में बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट चल रही है। और पूरी दुनिया में हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका और चाइना के बाद एक वैश्विक महाशक्ति बनने का पोटेंशियल रखता है। अगर आपको ऐसा ही डाटा बेस्ड नॉलेजेबल कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल डिकोड विद समर्थ को सब्सक्राइब कर सकते हो। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।